हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 326 ईसा पूर्व सिकंदर के आक्रमण से लेकर 1947 के आज़ादी की कहानी, जिसका ये भाग 1 है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि सिकंदर बहुत पहले ईसा पूर्व में भारत पर अटैक करने आया था। तो एक वीडियो में तो ये संभव नहीं है कि 1947 के आज़ादी की कहानी मैं एक वीडियो में ला दूँ। इसीलिए इसके कई पार्ट आएंगे, 2 पार्ट या 3 पार्ट, जिसमें हम ये सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए सिकंदर की स्टोरी से, कहानी से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सिकंदर महान। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने अपना विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में शुरू किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और इसका जल सेनापति नियाकस था। तो ये याद कर लीजिएगा, लोग नोट्स भी बना सकते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टोरी में आगे बढ़। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सिकंदर को राजा पोरस के साथ, पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडिस पीस या झेलम विस्तता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी और पोरस हार गए थे, परंतु सिकंदर की विशाल सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने हाल ही में झेलम नदी को क्रॉस किया था और व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो इस कारण से सिकंदर की सेना को वापस लौट जाना पड़ा और सिकंदर जमीनी रास्ते से, मतलब जमीनी रास्ते से 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा तथा 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर का जल सेनापति नियाकस था, उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर ने फारस जैसे विशाल राज्य को भी जीता था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर की पूरी स्टोरी ये रही। इतने ही एसएससी के एग्ज़ाम में पूछता है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टोरी में। अब टॉपिक 2। तो दोस्तों, ये दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक आएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश। सिकंदर के बाद, सिकंदर के समय जो तत्कालिक राजा था वो नंद वंश का धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था चाणक्य की सहायता से। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। तो सिकंदर के समय मगध की गद्दी पर नंद वंश का शासक धनानंद राज करता था। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला के तत्कालिक गुरु आचार्य चाणक्य की सहायता से पराजित कर मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है दोस्तों, निम्न अब इसमें से मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इनमें से नहीं, इसीलिए माना जाता है। इनका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे, जिन्होंने धनानंद को हराने में मदद की थी। वहीं इनके दरबार के प्रधानमंत्री बने थे। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। ये बहुत फेमस पुस्तक है दोस्तों। राजनीति से इसका संबंध है। चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया, जहाँ पे उपवास द्वारा उनकी जान गई। चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, जो सिकंदर का सेनापति था। ठीक है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरत और मकरान चंद्रगुप्त को दिए। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। अब देखिए दोस्तों, 4 प्रांत तो दे दिया, काबुल, कांधार, हेरत और मकरान। अब उसके बाद सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। इसने इंडिका पुस्तक भी लिखी थी। इसका मतलब है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले मेगास्थनीज ने, जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। प्लूटोक के अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस को दिए थे। तो ये तो बता दिया मैंने, तो प्लूटोक के अनुसार। ठीक है,
आइए दोस्तों अब पार्ट 3 में आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है बिंदुसार। तो दोस्तों सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार राजा बना। 298 ईस्वी पूर्व में अमित्र घात के नाम से यह जाने जाते थे। तो 298 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार राजा बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, बिंदुसार राजा बनते हैं और बिंदुसार को अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारीसार कहा गया है। सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसी को ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहते हैं। तो मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ ये बताइए, डाइमेकस हुआ। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए हैं। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले उसने अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम से ये विद्रोह दबा नहीं, तो बाद में अशोक इसको दबाने के लिए गए, सम्राट अशोक। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। ठीक है दोस्तों, आइए अब टॉपिक 4 पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बिंदुसार के बाद अशोक मगध का राजा बना। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के शासन के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर प्रहार किया और उसकी राजधानी तोलसी पर अधिकार कर लिया। मिस्र के राजा फिलाडेल्फर टॉलमी सेकेंड ने अशोक के दरबार में डायनीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक की माता सुभद्रांगी और पिता बिंदुसार थे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बार सुन लीजिए, अशोक के दरबार में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था फिलाडेल्फर टॉलमी सेकेंड जो मिस्र का राजा था। ठीक है, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था और पिता बिंदुसार थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, आइए अशोक के बारे में और जानते हैं। तो भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही लाया था। अशोक के शिलालेख में बांधी, खरोष्ठी, ब्राही है दोस्तों, बांधी गलती हो गया, ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के 3 प्रकार के लेख हैं, एक शिलालेख कहलाया, एक स्तंभ लेख कहलाया, एक गुहा लेख कहलाया। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में प्राटेटी फैनथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के 14 शिलालेख, याद रखिएगा दोस्तों, अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे बड़ी और सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेस को मिली। अब ये याद रखिएगा दोस्तों कि 1837 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह भी नहीं हुआ होगा इस समय। 1837 में जेम्स प्रिंसेस को मिली। अशोक की कौशलंबी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीदेई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। ये याद रखिएगा, सबसे छोटा अभिलेख स्तंभ लेख रूमीदेई है और सबसे बड़ा अभिलेख है 7वां अभिलेख। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। ठीक है दोस्तों, प्रांतों की संख्या 5 थी अशोक के समय पे, प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। नंद वंश के विनाश के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा से सहायता ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वंश लाया था यानी मौर्य वंश, उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसकी हत्या 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी और ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली थी। अशोक का खेल यहाँ कंप्लीट होता है दोस्तों, और आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा आपको और जानकारी देते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसको सुन लीजिएगा।
तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इंडो यूनानी शासक मिनाडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। भरहुत स्तूप भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने की थी और मगध की गद्दी पर कर्णव वंश की स्थापना की। कर्णव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा और श्रीमुख ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सतवाहन वंश की नींव रखी। तो देखिए दोस्तों, मैं जो आपको ये बताना चाहता हूँ कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा नहीं बनाया है। और कर्णव वंश से भी कोई नहीं पूछता है और सतवाहन वंश से भी बहुत कम सवाल आते हैं। फिर भी सतवाहन वंश के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है सतवाहन वंश की। तो सतवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित कराई। ठीक है। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक थे श्रीमुख, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी थे। ये प्रमुख थे सतवाहन वंश के। याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप लिख भी सकते हैं। सतवाहन वंश की बात हो रही है अभी। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ सतवाहन वंश से ही हुई थी। सतवाहन वंश के शासकों ने ही ब्राह्मण को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरुआत कराई थी। सतवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राही थी। सतवाहन शासकों में मातृत्व की भावना थी। उनके नाम माँ के नाम से शुरू होते थे, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि। सतवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौतमिक को सौंपा था। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो सतवाहन वंश तक का। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इसके आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होगा भारत में यवन राज्य। ठीक है, कि भारत में यवन राज्य कितना फला फूला, कितना तेज़ी से आगे बढ़ा और कौन कौन इसके राजा थे। जैसे भारत में आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम देख लीजिए। तो हिंदी, यूनानी, शंख, पल्लव, कुषाण। ठीक है। भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डिमिट्रियस ने किया, इसने सन 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया। और अब बात करते हैं दोस्तों आगे की। तो ये था पार्ट 1 और इसके आगे बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। कल या परसों में इसका पार्ट 2 भी मैं आपके लिए ला दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे आप मेरे चैनल को अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है। और अब ना दोस्तों, मैंने एक चीज़ सोची है कि आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए और मैं उस टॉपिक पर वीडियो ला दूंगा। बस वो टॉपिक एसएससी में या किसी में भी जीके जीएस के रिगार्डिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जीके जीएस के रिगार्डिंग होनी चाहिए। थैंक यू।